हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका यूपी टेट सीटेट की स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। आज आपके लिए पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न और वो भी संपूर्ण व्याख्या सहित लेकर आए हैं। इसी तरह के प्रश्न सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब कि पिछले कई वर्षों से इस तरह के कई प्रश्न आ चुके हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक देखिएगा। अपना कॉपी पेन साथ में रखिएगा, जिससे कि साथ साथ नोट्स बनाते चलें, क्योंकि टाइम कम है। 17,000 आपकी भर्तियाँ आ चुकी हैं और पढ़ाई भी करनी है, तो आपको नोट्स बनाने चाहिए, जिससे कि अगर अचानक से भर्ती आ जाए तो उसके लिए आपको अलग से स्पेशल नोट्स ना बनाने चल पड़े। यही वाले नोट्स आप रिवीजन करते रहिए, इन्हीं से आपका सुपर टेट में भी आएगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पर आधारित है? विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, या शिक्षण विधि के सिद्धांत पर? तो प्राथमिक स्तर यानी कि क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक की शिक्षण की खेल विधि विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन पूछा गया है। 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को, या फिर 22 दिसंबर को? तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इस दिन मकर रेखा जो होती है वो सूर्य की किरणें उस पर सीधी पड़ती हैं। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और जबकि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। इनको नोट कर लीजिएगा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है, और यही उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो इनको नोट कर लीजिएगा कहीं पर आप लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में शांति स्थापित करने का कार्य करती है? UNFPA, UNDP, यूनेस्को या WHO? तो वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में शांति स्थापित करने का कार्य करती है? तो वो यूनेस्को है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय पेरिस में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और भारत इसका सदस्य 1946 में बना है। इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। वहीं पर आपकी WHO स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करती है। इसकी स्थापना 1948 में हुई है, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में जिनेवा में है। इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछ ली जाती हैं। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, यूनेस्को का पेरिस में है, स्थापना वर्ष 1945 है, इसका स्थापना वर्ष 1948 है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है? कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, या फिर सिल्वर नाइट्रेट? कौन सा है कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए? ये आपका सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका प्रयोग विमान या रैकेट द्वारा सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम रूप से बादल बनाकर वर्षा कराई जाती है। इसका विकास 1945 में हुआ था। याद रखिएगा, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? विमान या रैकेट इसके द्वारा कृत्रिम रूप से बादल बनाकर वर्षा कराई जाती है, और इसका विकास हुआ है 1945 में। आगे बढ़ते हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों का व्यवहार इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी, या फिर डेमोलॉजी? तो फिर जीवों का व्यवहार क्या कहलाता है? ये हो जाएगा इथोलॉजी। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इटोलॉजी कहलाता है रोगों का अध्ययन। रोगों का अध्ययन जिस पर किया जाता है वो इटोलॉजी कहलाता है। नियोलॉजी कहलाता है भूविज्ञान का अध्ययन। नियोलॉजी कहलाता है। इथोलॉजी कहलाता है जीवों के व्यवहार का अध्ययन, और डेमोलॉजी कहलाता है प्रेत विद्या का अध्ययन। ये देख लीजिएगा, सभी लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इटियोलॉजी रोगों का अध्ययन, नियोलॉजी भूविज्ञान का, इथोलॉजी जीवों के व्यवहार का, और डेमोलॉजी प्रेत विद्या का। अगला प्रश्न देखते हैं। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, या उपरोक्त सभी?
परम तापक्रम का पैमाना ये केल्विन कहलाता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसकी खोज लॉर्ड केल्विन ने की थी। लॉर्ड केल्विन ने 1852 में की थी, 1852 में। और इसका हिमांक है, देख लीजिएगा, हिमांक है 273 केल्विन और क्वथनांक है 373 केल्विन। इन सभी को नोट कर लीजिएगा। इसका हिमांक है 273 और क्वथनांक है 373 और इसकी खोज लॉर्ड केल्विन ने 1852 में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अन्य मृत जीवों पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? मृत जीवों पर जीवन निर्वाह यानी कि मृत जीवों को खाकर जो जीवन निर्वाह करते हैं उनको क्या कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्क्रेवेंजर या ओमनीवोर। मृत जीवों पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को स्क्वेंजर कहते हैं। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पैरासाइट को परजीवी कहा जाता है, परजीवी। डिकम्पोजर को अपघटक कहते हैं और ओमनीवोर को सर्वाहारी। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रदूषित जल के सेवन से होने वाला रोग। प्रदूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? पेचिस, पीलिया, टाइफाइड या उपयुक्त सभी? तो आपको बता दें, प्रदूषित जल के सेवन से पेचिस भी होता है, पीलिया भी प्रदूषित जल के सेवन से ही होता है और टाइफाइड भी। तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पेयजल का पीएच मान कितना होता है? यानी कि पीने वाले जल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 से 8.5 के बीच या इनमें से कोई नहीं? तो पेयजल का पीएच मान होता है 7 से 8.5 के बीच। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7 से कम, 7 से जो नीचे होते हैं वो कठोर जल होता है, कठोर जल कहलाता है। इसे अम्लीय जल भी कहते हैं। 7 से नीचे वाले जल को अम्लीय जल भी कहते हैं। अगला प्रश्न, नीरी। नीरी स्थित है कहाँ पर? तो आपको बता दें, नीरी है क्या ये राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है। नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है और ये नागपुर में स्थित है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र का रिसाव कब हुआ था? चेरनोबिल परमाणु संयंत्र दिसंबर 1986 में, अक्टूबर 1987 में, नवंबर 1988 में या सितंबर 1992 में? तो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र यह एक परमाणु दुर्घटना थी और इसका रिसाव दिसंबर 1986 में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये रूस में हुआ था। ये रूस की सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना थी। ये दिसंबर 1986 में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार? इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये राजस्थान से संबंधित है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह इसकी लंबाई 204 किलोमीटर है, 204 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका ये 35 किलोमीटर राजस्थान में है और 169 किलोमीटर हिस्सा पंजाब और हरियाणा में है। इसका उद्घाटन हुआ था 31 मार्च 1958 में। देख लीजिएगा, ये 204 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्घाटन 31 मार्च 1958 में हुआ था और ये राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए और 30 में से सभी क्वेश्चन करिए और फिर बाद में कमेंट में बताइएगा आपने 30 में से कितने सही किए। इससे आपका मूल्यांकन होता रहेगा, उसी बेस पर आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। मेधा पाटेकर किससे संबंधित है? एपिको आंदोलन से, चिपको आंदोलन से, शक्ति घाटी आंदोलन से या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन से? तो मेधा पाटेकर ये संबंधित हैं मेधा पाटेकर ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 1985 में आंदोलन हुआ था
इस आंदोलन का उद्देश्य बांध को रोककर पर्यावरण विनाश और लोगों के विस्थापन को रोकना था। तो मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, क्योटो सम्मेलन का आयोजन वर्ष है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। क्योटो सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1992, 1995, 1997 या फिर 2000। क्योटो सम्मेलन यह एक संधि है, इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। तो यह एक संधि है और ये कब हुई? ये दिसंबर 1997 में हुई। दिसंबर 1997 में क्योटो सम्मेलन यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रदूषक की जल में अधिक मात्रा होने से शिशुओं में नीला वर्ण यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है? किस प्रदूषक से? नाइट्राइट, फिनॉल, सोडियम या फिर फ्लोराइड? ब्लू बेबी सिंड्रोम ये नाइट्राइट की अधिकता से होता है। जल में जब नाइट्राइट की अधिकता हो जाती है तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ब्लू बेबी यानी इसमें त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है, शिशुओं में अधिकतर होता है ये। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरित गृह प्रभाव के द्वारा जलवायु में होने वाला परिवर्तन है। हरित गृह प्रभाव के द्वारा तापमान में वृद्धि, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन या फिर उपयुक्त सभी। हरित गृह प्रभाव के द्वारा जलवायु में ये सभी परिवर्तन होते हैं। तापमान में वृद्धि भी, समुद्र के जलस्तर में भी वृद्धि और वर्षा के प्रारूप में भी परिवर्तन, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके द्वारा वातावरण का ताप अधिक बढ़ जाता है और हरित गृह प्रभाव वही हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। जब वातावरण का ताप अधिक हो जाता है तो उसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। आगे देखते हैं, विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था क्या है? आपात स्वयंसेवी संस्था यानी कि विश्व की पूछा गया है तो अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है? ये रेड लाइन, रेड सर्कल, रेड क्रॉस या लाइफ लाइन? तो ये रेड क्रॉस है। ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य मानवीय जीवन को बचाना है। इसकी स्थापना हुई है 1863 में जेनेवा में की थी, यानी कि इसका मुख्यालय जेनेवा में मुख्यालय है। इसका स्थापना हुई है 1863 में। और किसने की है? ये हेनरी ड्यूनेंट ने की है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड जेनेवा में रेड क्रॉस की स्थापना हुई 1863 में, हेनरी ड्यूरेंट ने की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के तटवर्ती भागों में आने वाले तूफान को क्या कहते हैं? तटवर्ती भागों में जो तूफान आता है उसको क्या कहा जाता है? टाइफून, ज्वार, बाढ़ या फिर चक्रवात? तो जो तूफान तटवर्ती भागों में आता है उसको चक्रवात कहते हैं। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? बेतला, जमशेदपुर, चाईबासा, पलामू या फिर रांची? बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये पलामू में स्थित है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पलामू झारखंड में है। पूरा देख लीजिएगा इसको, झारखंड में है। छोटा नागपुर पठार में स्थित है। झारखंड के पलामू में एक छोटा नागपुर पठार है, वहीं पर ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसकी स्थापना हुई है 1986 में। देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, सुपर टेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान से लिया गया है? इस तरह के प्रश्न 2 या 3 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से या फिर यूएसएसआर से? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन यानी कि यूएसएसआर, सोवियत संघ, ये सही हो जाएगा। यहीं से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। भारतीय संविधान में 51A का संबंध मौलिक कर्तव्यों से, इनको देख लीजिएगा, मौलिक कर्तव्य 51A के अंतर्गत आते हैं और ये यूएसएसआर के संविधान से लिए गए हैं, यानी सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं,
ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या फिर नागासाकी में? ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है? यह पर्यावरण जागरूकता से संबंधित विश्वव्यापी आंदोलन है और इसकी स्थापना हुई है 1971 में स्थापना हुई है। कनाडा के वैंकूवर में की गई थी इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है, यानी आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1971 में हुई है। यह पर्यावरण जागरूकता से संबंधित एक विश्वव्यापी आंदोलन है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कई बार पूछा जा चुका है। यह मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर अजमेर में? तो पुष्कर मेला ये अजमेर में आयोजित किया जाता है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और यह ऊँटों के लिए विश्वविख्यात है। कब लगता है? ये कार्तिक पूर्णिमा को, और ये ऊँटों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को या फिर 13 नवंबर 1949 को? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उसके बाद फिर इसको 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनाया था। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी यह एक नेशनल पार्क है। यहाँ से दूर दूर से लोग देखने आते हैं। देखते हैं कहाँ पर है फूलों की घाटी। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में? फूलों की घाटी यह उत्तराखंड में स्थित है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा कहीं पर। यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है। फूलों की घाटी को उत्तराखंड में है ये, और इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु? तिब्बत की सांगपो नदी यह विश्व की सबसे बड़ी नदियों में एक है और यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से चेमायुंग डंग हिमानी से निकलती है और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है किससे? राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से या फिर संसद की शक्तियों से? 74वें संविधान संशोधन का संबंध ये शहरी स्थानीय स्वशासन से है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इनको नोट करते चलिए। और इसको 1992 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। शहरी स्थानीय स्वशासन से इसका संबंध है। 1992 में इसको जोड़ा गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? WII कहाँ स्थित है? ये अहमदाबाद में, दिल्ली में, कोयम्बटूर में या देहरादून में? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना हुई है 1982 में। आपके हर प्रश्न से 2 या 3 प्रश्न और निकल रहे हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। इसका आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में या फिर विंध्याचल में? 16 घास मैदान स्थल यह उष्णकटिबंधीय वन है। उष्णकटिबंधीय वन है। यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में ये पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, यानी कि ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं कर्नाटक।
अगला प्रश्न, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? पेलिकन पक्षी कोक्कारे बेलूर, नेलापट्टू, कूंथलकुलम या उपरोक्त सभी? पेलिकन पक्षी उपरोक्त सभी में प्रजनन करते हैं। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या है। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? लोकसभा में प्रथम घंटा प्रश्नों के लिए होता है, यानी कि इसको प्रश्नकाल कहा जाता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका समय होता है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। लोकसभा की कार्यवाही का प्रथम घंटा प्रश्नों के लिए होता है और ये प्रश्नकाल कहलाता है, और इसका समय होता है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। तो यहाँ आपके प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितने सही किए हैं। उसी हिसाब पर अपनी तैयारी करिएगा, अपनी तैयारी बरकरार रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है और टेट का एग्ज़ाम 23 तारीख को है। इसलिए जमकर तैयारी करिएगा। समय कम है और रिवीजन ज़्यादा है, तो फिर लग जाइए, जुट जाइए। जय हिंद, जय भारत।